हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो करंट प्लस बेसिक के ऊपर 5वीं वीडियो होगी, जिसके अंतर्गत हम आज आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा लेकर आए हैं। वो क्या है? सीमाओं के लिए स्मार्ट वॉल। और ये जो करंट है उसका बेसिक यहाँ क्या है? अमेरिका भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में हम आपको अच्छे से कवर करवाएंगे और उसके बाद आपका उत्तरी महाद्वीप का बेसिक इतना अच्छा तैयार हो जाएगा, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। यदि यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है यानी ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा, ये आपको हमारी गारंटी है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, सीमाओं के लिए स्मार्ट वॉल। यह चर्चा में क्यों है, सबसे पहले यही जानेंगे। हाल ही में अमेरिका मेक्सिको की जो सीमा पर भौतिक और सशस्त्र गश्त के विकल्प के तौर पर उन्नत निगरानी तकनीक वाली एक वैकल्पिक स्मार्ट वॉल के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। यानी जो अमेरिका है और मेक्सिको है उनका विवाद चल रहा है, तो उनकी जो सीमा है उस पर इस वॉल को यानी स्मार्ट वॉल को निर्मित करने का प्रस्ताव रखा गया है, इसलिए यह चर्चा में है। इससे पूर्व वर्ष 2019 में अमेरिका ने मेक्सिको से ड्रग्स और अपराधियों के आक्रमण का हवाला देते हुए अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर एक दीवार का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी की थी। अब देखिए आप, ये है जो हम पहले आपको मैप दिखाते हैं कि ये स्मार्ट वॉल है जो कहाँ बनाई जा रही है, तभी तो आप समझ पाएंगे इसको अच्छे से। ये देखिए, ये मेक्सिको है, ये यूएसए है और ये इनकी बीच की सीमा है, तो इसी पर इस वॉल को जो है बनाने की बात की जा रही है। आगे देखते हैं, पहले इसके बारे में, स्मार्ट वॉल के बारे में जानिए। स्मार्ट वॉल की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है, यह अलग अलग प्रौद्योगिकियों का संग्रह है जो अवैध प्रदेश, तस्करी और एक भेद सीमा उत्पन्न सभी प्रकार के खतरों को रोकने के लिए कार्य करती है। यानी यह प्रौद्योगिकियों का एक संग्रह है, इसकी कोई निश्चित परिभाषा तो हम नहीं दे सकते। अब आगे देखते हैं स्मार्ट वॉल के लाभ। हाँ, आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि स्मार्ट वॉल के लाभ क्या है। यह क्वेश्चन है जो पीटी के अलावा मेंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके लाभ देखिए, सबसे पहले कम लागत आएगी इसको बनाने में। यहीं पर आप जो है कंफ्यूज कर सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन में मिल जाए कि स्मार्ट वॉल को बनाने में कम लागत आएगी, तो आपको लगेगा कि जो नॉर्मल वॉल है उसकी अपेक्षा तो इसको बनाने में ज्यादा लागत ही आने वाली है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसको बनाने में कम लागत आएगी, न कि अधिक लागत। अगला पॉइंट देखिए, परिनियोजन के समय में कमी। यानी भौतिक सीमाओं को बनाने में तो वर्षों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन इसको बहुत जल्दी ही तैयार कर दिया जाएगा। आगे है रखरखाव की भी इसमें कम लागत आने वाली है और पर्यावरण चिंताओं में कमी भी इसका एक अन्य लाभ है। क्योंकि जो है इसको बनाने में न तो वन्य जीव और वर्षा क्षेत्र के माध्यम से स्वतंत्र रूप से इसे निर्मित किया जा सकता है। विशाल भूभाग की निगरानी करेगी यह दीवार, तो यह तो सामान्य लाभ है। और भूमि आवश्यकता को भी कम करना, यानी जो भौतिक दीवार बनाई जाती है उसके लिए तो काफी भूमि की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको बनाने के लिए इतनी अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखते हैं थोड़ा हम भारत में स्मार्ट फेंसिंग के बारे में। तो सिर्फ आप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ही देख लीजिए। बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड यानी QRT इंटरसेप्शन टेक्निक CIBMS के तहत असम के धुबरी जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप यहाँ देखिए कि यह तकनीक कोई ऐसी नई तकनीक नहीं है कि पहली बार ही इसका उपयोग किया जा रहा हो, बल्कि ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग विभिन्न देश कर रहे हैं और भारत और बांग्लादेश की सीमा पर भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये मुद्दा हमने देख लिया है, यानी करंट के हिसाब से इसको कर लिया। अब आप इसको बेसिक के हिसाब से करिए। तो हम आपको सबसे पहले मैप दिखाते हैं। ये देखिए, आप यहाँ मैप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका का, कनाडा, और ये है यूएसए और ये है मेक्सिको। तो ये दीवार यहाँ बनने जा रही है। तो इसका बेसिक हमारे लिए क्या बनता है कि हमें उत्तरी अमेरिका के बारे में अच्छे से पता हो। तो हम इस मैप को आपको बाद में भी डिस्कस करवाएंगे। ये देखिए, पहले आप इसका बेसिक पढ़िए अच्छे से। यहाँ देखिए, उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया और अफ्रीका के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी यह कितने नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है? यह तीसरे नंबर पे है। पहले पे है एशिया महाद्वीप
और दूसरे पे है अफ्रीका। लेकिन ये किस हिसाब से है? क्षेत्रफल के हिसाब से, इसे भी याद रखिएगा। इसका क्षेत्रफल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद करिए कि इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी। किसने की थी इसकी खोज? कोलंबस द्वारा। अतः इसे नई दुनिया के देश की संज्ञा भी दी जाती है। और इसका नामकरण किसके नाम पर पड़ा? ये पड़ा है अमेरिकी वेशुपुस्की के नाम पर, यानी उत्तरी अमेरिका का नामकरण किसके नाम पर पड़ा है? अमेरिकी नहीं, यहाँ है अमेरिगो वेशपुस्की। तो ये हमने देख लिया। हम आपको केवल यहाँ इम्पोर्टेंट है जो वही पढ़ाते चलेंगे, जो आपको एग्जाम क्लियर करा सके। यह पृथ्वी के जो भू क्षेत्र है उसका 16.22% है। आगे देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या की दृष्टि से यह एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाद जो है चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यह चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप जो है दक्षिणी भाग में अनेक द्वीप हैं। इसके जो पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज कहलाते हैं, यानी इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में जो द्वीप हैं वो कहलाते हैं वेस्ट इंडीज या पश्चिमी द्वीप समूह। ये देखिए, हम आपको साथ में करवाते हुए चलते हैं। ये जो क्षेत्र है, ये देखिए, आपको यहाँ दिखेगा वेस्ट इंडीज, जो महाद्वीप के कहाँ है? पश्चिमी भाग में है। ये पश्चिमी द्वीप समूह कहलाते हैं, और ये वेस्ट इंडीज भी। आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका से यह पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। इसी स्थल संधि को काटकर पनामा नहर निकाली गई है, जो कैरेबियन सागर और किस किस के बीच में है? प्रशांत महासागर के बीच एक कड़ी का काम करती है। और जो कैरेबियन सागर है उसके तट पर कोलोन और प्रशांत तट पर है पनामा बंदरगाह स्थित। तो हम इसे मैप में करते हैं। हम साथ साथ मैप में अगर इनको देख लेंगे तो ये बातें हमें अच्छे से याद हो जाएंगी। मैप का यही फायदा होता है। ये देखिए क्या बताया, ये जो है दक्षिण पूरा क्या है? अमेरिका। और यह किसके जल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है? यहाँ है पनामा जल संधि। ये देखिए, यहाँ है पनामा जल संधि, यानी ये पनामा सिटी है, और इसको काटकर एक नहर बनाई गई है जिसको क्या कहा गया है? पनामा नहर। और ये किस किस को जोड़ता है? ये कैरेबियन सागर, यानी यहाँ है प्रशांत महासागर और इधर है कैरेबियन सागर, इसको आपस में जोड़ता है। तो आप इसे याद रखना कि जो पनामा नहर है वो किस किस को जोड़ती है? कैरेबियन सागर और उसको प्रशांत महासागर को। आगे देखते हैं जो हमने यहाँ पढ़ना है। अटलांटिक और प्रशांत को जोड़ने हेतु पनामा नहर के प्रतिस्पर्धी के रूप में निकारागुआ में भी नहर निर्माण की योजना बनाई गई है। तो ये ठीक है। आगे है, उत्तर पश्चिम में बेरिंग जल संधि द्वारा यह महाद्वीप एशिया से पृथक होता है। ये आपको याद रखना है कि जो यह महाद्वीप है एशिया से किस संधि द्वारा, यानी जल संधि द्वारा पृथक होता है। तो वो जल संधि कौन सी है? बेरिंग जल संधि। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि उत्तर पश्चिम में बेरिंग जल संधि द्वारा यह महाद्वीप एशिया से पृथक होता है। इस महाद्वीप के जो दो सबसे बड़े देश हैं, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा सीमा बनाती है। यानी जो 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रेखा सीमा बनाती है। उसके बाद ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी सीमा का कार्य करती है। ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी। ग्रेट लेक्स किसको बोला गया है? यहाँ पर बहुत सारी आपको झीलें मिलेंगी, उन सभी को मिलाकर ग्रेट लेक्स के रूप में संबोधित किया गया है। यद्यपि इस महाद्वीप का तट कटा छटा नहीं है, परंतु इसमें समुद्र खाड़ियों को प्रवेश मिलता है, जैसे हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी, ये सब खाड़ी हैं। यहाँ हम इन्हें देखते हैं। यहाँ है अलास्का की खाड़ी और अन्य खाड़ी भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए मैक्सिको की खाड़ी आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद और कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी देखिए आप, यहाँ मिलेगी आपको हडसन की खाड़ी। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीनलैंड, ये है ग्रीनलैंड। और ये डेविस जल संधि है, यहाँ इसे भी याद रखिएगा, डेविस जल संधि है, यानी न कि स्थल संधि बल्कि डेविस कैसी संधि है? ये एक जल संधि है। अब हम आगे देखते हैं जो हमें देखना है। कैलिफोर्निया की खाड़ी भी यही है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो अभी हमने देखा। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के अधिकार में है, यानी जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के अधिकार में है। उत्तरी अमेरिका का
जो सबसे पुराना भूखंड कनाडियन शील्ड कहलाता है, जहां हिमोडो के जमाव से अनेक झीलों का निर्माण हुआ है, जिनका उत्तर से दक्षिण क्रम है ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेंडियर और विनिपेग झील। इस क्रम को देख लीजिएगा। कनाडियन शील्ड के दक्षिण में मीठे जल की हैं 5 झीलें हैं। हम आपको दिखाते हैं 5 झीलें। ये देखिए आप, यहाँ आपको मिलेंगी झीलें। ये हैं वो 5 झीलें। उनके नाम देखिए, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो। कौन कौन सी हैं? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटारियो, इन झीलों के नाम है। ये यहाँ स्थित है। इनको क्रम के अनुसार भी आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, फिर ह्यूरोन है और फिर ईरी और अंतिम में है जो है ओंटारियो झील। इन्हीं झीलों को क्या कहते हैं? ग्रेट लेक्स। सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की जो है सबसे बड़ी झील है और ईरी और ओंटारियो के बीच नियाग्रा जलप्रपात है। इसे भी आपको याद रखना है। जो नियाग्रा जलप्रपात है वो किन झीलों के बीच है? वो किन किन झीलों के बीच है? ये देखिए आप, यहाँ ईरी है और ये ओंटारियो है, इनके बीच में है नियाग्रा जलप्रपात। इस उपमहाद्वीप के पश्चिम में अलास्का से लेकर पनामा तक लंबी पर्वत श्रेणियां हैं, जिसे पश्चिमी कार्डिलेरा कहते हैं। यानी जो पश्चिम में अलास्का है और पनामा तक लंबी पर्वत श्रेणियां हैं, उसे ही क्या कहते हैं? पश्चिमी कार्डिलेरा। पश्चिमी कार्डिलेरा की सर्व प्रमुख जो पर्वत श्रेणी है रॉकी, जिसकी कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है। अन्य श्रेणियों में अलास्का काकेड यानी काकेड तटीय श्रेणी, शियरा नेवादा और शियरा मांद्रे महत्वपूर्ण है। इन पर्वत श्रेणियों से घिरे कई अंतर पर्वतीय पठार भी मिलते हैं, जैसे अलास्का का पठार, कोलंबिया का ग्रेट बेसिन, कोलोराडो और मैक्सिको का पठार। सबसे बड़ा पठार ग्रेट बेसिन है, जिसकी नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, अतः यह अंतःप्रवाह बेसिन ही है। अब हम इन सबको मैप के द्वारा देखते हैं और ये हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए आप, यहाँ माउंट मैककिनली जो है ज्वालामुखी है, और यह कैसा ज्वालामुखी है ये बताइए आप। यहाँ जो माउंट मैककिनली है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आपको याद रखना है। अब हम आपको दिखाते हुए चलते हैं पर्वत श्रेणियां। ये यहाँ है अलास्का की पर्वत श्रेणी, ठीक है। और ये देखिए आप, रॉकी जो पर्वतमाला है ये है रॉकी पर्वतमाला, ठीक। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कनाडियन शील्ड, मैकेंजी श्रेणी, माउंट लोगोन, माउंट वाशिंगटन, ये है यहाँ। माउंट रेनियर को देखिए आप। उसके बाद काकेकड श्रेणी है। इनको आप क्रम के अनुरूप भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। सबसे पहले है अलास्का श्रेणी, फिर हो गई ये काकेकड श्रेणी, फिर है सियरा नेवादा और ये है पूर्वी सियरा मांद्रे श्रेणी। मैक्सिको का पठार इनके नीचे पड़ता है, ये आपने यहाँ देख लिया। और हमें क्या देखना है, ये देखिए व्हाइट पर्वत, यहाँ है व्हाइट पर्वत। माउंट वाशिंगटन यानी वाशिंगटन यही तो पड़ता है, ये तो आप समझ गए होंगे। अल्पेशियन श्रेणी को यहाँ देख सकते हैं, ये जो है ग्रेट लेक्स हैं, यानी जो 5 झीलें हैं। उसके बाद देखिए आप पोपो कैपिटल, ये है पोपो कैपिटल पर्वत, और ये एक यहाँ ज्वालामुखी भी है जो क्या है मृत ज्वालामुखी यहाँ कहा जाएगा। उसके बाद आप यहाँ मरुस्थल पठार देख सकते हैं, ग्रेट बेसिन मरुस्थल यहाँ आप देख सकते हैं, ग्रेट बेसिन मरुस्थल। मैप जो है आपको केवल देखते हुए चलना है, बिल्कुल याद एक बार में ये नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आप मैप पर बार बार आते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, तो यह आपको याद होने लग जाएगा। यानी यदि आपको क्वेश्चन में मैप से रिलेटेड कोई पॉइंट करना होता है, तो यदि आप उस मैप पर गए हैं, कभी एक बार भी देखा हुआ है, तो आप उसे बिल्कुल सही करोगे। ये विश्वास अपने आप में आपको रखना है। अब हम आगे देखते हैं। उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियां हैं सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, नेल्सन, हडसन, यूकॉन, फेजर, कोलोरेडो। आपको याद कौन कौन सी नदियां रखना है, सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी नदी है जो उत्तरी अमेरिका की है, कोलंबिया तो आपको याद ही होगा, और मैकेंजी मिसोरो। कोलोरेडो नदी है विश्व की सर्वाधिक गहरी कैनियन बनाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो विश्व की सर्वाधिक
गहरी कैनियन कौन सी नदी बनाती है, तो वो बनाती है कोलोरेडो नदी। इनमें ग्रेट कैनियन विश्व प्रसिद्ध है। कोलंबिया नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण बांध है जो क्या है, ग्रैंड कुली। ग्रैंड कुली बांध किस नदी पर है, यानी कोलंबिया नदी पर है। इनमें कोलोरेडो नदी पर बाउल्डर और डेबर बांध है। ये डेबर बांध अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये पीसीएस में आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो इसे याद रखिएगा। ये कौन सी नदी पर है, ये कोलोरेडो नदी पर है। उत्तरी अमेरिका की नदियां विद्युत उत्पादन में सहायक सिद्ध हुई हैं, जो नियाग्रा जलप्रपात, टेनेसी घाटी, पश्चिमी अल्पेशियन पर्वत और प्रपात रेखा का जल विद्युत उत्पादन में प्रमुख स्थान है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो मैककिनली एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये हमने आपको पीछे मैप में दिखाया है कि जो मैककिनली है वो कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, जो अलास्का में है। और पोपो कैपिटल मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। महाद्वीप की उच्च भूमि यानी पूर्वी उच्च भूमि अल्पेशियन पर्वत कहलाती है। मध्यवर्ती मैदान का उत्तरी भाग कनाडियन पेयरी कहलाता है। ये तो आपको पता ही है, पेयरी जो मैदान है वो कृषि के लिए काफी उपजाऊ है। उत्तर अमेरिका में सबसे गर्म जलवायु पश्चिम यानी दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित मर्द घाटी में पाई जाती है। ये आप याद रखिएगा, जो उत्तर अमेरिका है सबसे गर्म जलवायु कहाँ पाई जाती है, दक्षिण पश्चिम में। इसीलिए उस स्थान को क्या कहते हैं, मर्द घाटी, यानी इतनी ज्यादा गर्मी होती है वहां कि आदमी की मृत्यु हो जाती है। जहां ग्रीष्मकालीन तापमान 55 से 56 डिग्री तक पहुंच जाता है। पर्वत श्रेणियों की दिशा सामान्यतः उत्तर दक्षिण है, जो समुद्र से जो आने वाली आर्द्र पवनों को रोककर तटीय भागों में वर्षा कराने में समर्थ है। यानी जो क्या है, श्रेणियां हैं उनकी दिशा कैसी है, उत्तर दक्षिण इस तरह से है। और जो समुद्र से हवा आती है वो पर्वतों से टकराती है और उससे वर्षा होती है, यानी ये वर्षा कराने में सहायक है। किंतु पर्वतों की स्थिति के कारण मध्यवर्ती मैदान वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाते हैं। यानी जो पर्वत है उनकी स्थिति के कारण जो मध्यवर्ती मैदान है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाते हैं, यानी वहां वर्षा इतनी अधिक नहीं हो पाती। उत्तर में पश्चिमी तट पछुआ पवनों के प्रभाव में आते हैं, जबकि दक्षिणी पूर्वी तट सनमार्गी पवनों से प्रभावित रहता है। जाड़े में सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण कैलिफोर्निया में केवल सर्दियों में ही वर्षा होती है। उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक वर्षा के क्षेत्र देखिए आप कौन कौन से हैं। अटलांटिक तट पर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र यानी समुद्र से आने वाली सनमार्गी पवनों के कारण यहाँ वर्षा होती है। और प्रशांत तट पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र समुद्र से आने वाली पछुआ पवनों के कारण यहाँ वर्षा होती है। और इस महाद्वीप में सबसे कम वर्षा कहाँ होगी, प्रशांत तट पर संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, जो उससे संलग्न मेक्सिको का कुछ भाग है, जो एरिजोना का मरुस्थल यही है। तो इसका कारण क्या है कि इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है, तभी तो यहाँ मरुस्थल बना हुआ है। कौन सा मरुस्थल, एरिजोना का मरुस्थल। आगे देखिए, कार्डिलेरा से पूर्व और अल्पेशियन व ग्रेट लेक्स के पश्चिम में स्थित मध्यवर्ती भूभाग है, वहां भी काफी कम वर्षा होती है। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को हरिकेन और टोर्नेडो कहते हैं। यानी हरिकेन और टोर्नेडो जो नाम है वो कहाँ के लोग पुकारते हैं इसे, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर रहने वाले। वर्ष 2017 में हार्वे, मारिया और इरमा जैसे बड़े बड़े चक्रवातों ने दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी तट पर जनधन को अत्यधिक क्षति पहुंचाई थी। यानी कौन कौन से चक्रवात आए थे यहाँ 2017 में, हार्वे, मारिया और इरमा। आगे देखते हैं, अलास्का का दक्षिणी भाग उत्तरी प्रशांत प्रवाह के कारण हिम मुक्त रहता है। आपको यह याद रखना है कि जो अलास्का का दक्षिणी भाग है वहां बर्फ नहीं जम पाती है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है उत्तरी प्रशांत प्रवाह। और यह कैसी जलधारा है, यह गर्म जलधारा है, उसी के कारण यह क्षेत्र क्या है, जमता नहीं है। जबकि जो अटलांटिक तट है लगभग इन्हीं अक्षांशों पर है। सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना जो सर्दियों में है जम जाता है, क्योंकि यहाँ जो है ठंडी जलधारा का प्रभाव रहता है। कौन सी जलधारा का, वो जलधारा है लैब्राडोर जलधारा। तो यहाँ आपके 2 क्वेश्चन और तैयार हो जाते हैं। उत्तरी प्रशांत प्रवाह कैसी जलधारा है, गर्म, और लैब्राडोर कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा। ठंडी लैब्राडोर धारा न्यूफाउंडलैंड के निकट गल्फ स्ट्रीम से निकलती है।
निकलती नहीं, मिलती है। यानी जो ठंडी जलधारा ये आती है और गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। लेकिन आपको यह याद रखना है, ये गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गर्म। इससे इस क्षेत्र में प्लवकों के उत्पन्न होने की अनुकूल परिस्थिति बनती है। परिणाम स्वरूप न्यू फाउंडलैंड के समीप ग्रैंड बैंक व नोवा स्कोविया के पास जॉर्जेस बैंक है, वहां वृद्ध मत्स्य क्षेत्र मिलते हैं। तो आप यहाँ समझिए कि ये लैब्राडोर जो ठंडी जलधारा है वो आती है और गल्फ स्ट्रीम यानी जो गर्म जलधारा है उससे मिलती है। और आपको यह तो पता ही होगा, जहाँ ठंडी और गर्म जलधारा दोनों मिलती हैं तो वहाँ का क्षेत्र मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास का मैदान पेरी कहलाता है, ये आपको पता ही है और याद भी रखिए। मक्का को यहाँ कॉर्न कहा जाता है। मक्का को क्या कहा जाता है? कॉर्न। यहाँ का प्रमुख उत्पादन जो कॉर्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जो मक्का पेटी भी कहलाता है। मक्का के पौधे का मूल स्थान संभवतः दक्षिणी मैक्सिको है। कौन सा स्थान है? दक्षिणी मैक्सिको। कपास भी यहाँ उत्पादन होता है, इसलिए जो मिसिसिपी द्रोणी है उसे कपास की पेटी कहा जाता है। कपास की पेटी कौन सा क्षेत्र कहलाता है? जो मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी द्रोणी है, उसका दक्षिणी क्षेत्र कपास की पेटी कहलाता है। यहाँ के सी आइसलैंड अपलैंड अमेरिका कपास की मांग पूरे विश्व में है। तो ये यहाँ बताया है कि यहाँ कौन कौन सी फसलें अच्छे से होती हैं। आगे देखिए, क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। यानी चीनी का कटोरा कौन सा द्वीप कहलाता है? क्यूबा द्वीप। और जमैका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जमैका किसके लिए प्रसिद्ध है? केला उत्पादन के लिए। मेक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए उपयुक्त है। मेक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए प्रयुक्त है। तो यहाँ आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो आपको याद रखना है, दोबारा से देखिए, मक्के को यहाँ कॉर्न कहा जाता है। और कपास की पेटी किसे कहा जाता है? मिसिसिपी द्रोणी के दक्षिणी भाग को। फिर है चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा द्वीप को। जमैका है जो केले के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध। और कहवा है जो वो मेक्सिको के तट पर मुख्यतः होती है, जो कहवे की खेती है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। जो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को अगर हम देखें तो उनमें आते हैं रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है, जिन्हें इग्लू कहते हैं। यानी इनका जो घर है वो बर्फ का बना होता है और क्या कहलाता है? इग्लू। वे रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज घाटी को खींचने के लिए करते हैं और सील मछली की खाल और हड्डी के नाव बनाते हैं, जिससे कयाक। ये देखिए, कयाक पूछ लिया जाएगा आपको किससे संबंधित है। तो कयाक क्या है? एक नाव है जो किससे बनी जाती है? सील मछली की खाल और हड्डी से बनाई जाती है। उनका जो हथियार है हारपून कहलाता है। हारपून क्या होता है? उनके हथियार का नाम है हारपून। कनाडा का अधिकतर भाग और ग्रीनलैंड सर्द जलवायु और हिमाच्छित होने के कारण जन शून्य है। पश्चिमी कार्डिलेरा और अंतर पर्वतीय पठार भी पहाड़ी भूमि और शुष्क जलवायु के कारण जन शून्य है। महाद्वीप की 85% जनसंख्या 100 डिग्री वेस्ट देशांतर के पूर्वी भाग में है। सबसे घनी जनसंख्या के क्षेत्र देखिए आप, ग्रेट लेक्स का दक्षिणी तट, सेंट लॉरेंस तट और अटलांटिक तट है। सारोगेसो सागर के पश्चिमी किनारे बरमुंडा द्वीप, उत्तरी अटलांटिक महासागर में यूनाइटेड किंगडम का द्वीप है। यानी सारोगेसो जो सागर है उसके पश्चिमी किनारे क्या है? बरमुंडा द्वीप। ये आपको याद रखना है। कौन सा द्वीप? बरमुंडा द्वीप। उत्तरी अटलांटिक महासागर में यूनाइटेड किंगडम का द्वीप है, इसे सोमर्स द्वीप कहते हैं। यानी सोमर्स द्वीप कहाँ है? वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में यूनाइटेड किंगडम का द्वीप। इनकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है हैमिल्टन। सेंट पियर और मिकलान फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में है, जो कनाडा के न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर के दक्षिण में है। यहाँ का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र मेक्सिको सिटी, न्यूयॉर्क शहर, लॉस एंजिलस, शिकागो और टोरंटो हैं। ये सब क्या हैं? शहरी क्षेत्र हैं। अब यहाँ देखिए, जो हमारा पीछे रह गया था, सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तरी अमेरिका की हिमानी निर्मित प्रमुख झीलें। कौन सी झीलें जो हिमानी निर्मित हैं? सबसे पहले देखिए आप, यहाँ ग्रेट बियर झील है,
ग्रेट स्लेव झील है, यह कैसी मीठे पानी की झील है और यहाँ से मैकेंजी नदी निकलती है। तो आप इसे याद रखिएगा, मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है? ग्रेट स्लेव झील से। आगे है अथावास्का झील, यह भी मीठे पानी की झील है और इसके उत्तरी तट पर यूरेनियम सिटी है। कौन सी सिटी है? यूरेनियम सिटी अथावास्का झील के उत्तरी तट पर है। आगे है विनिपेग झील, यह मीठे पानी की झील है तथा नेल्सन नदी यहीं से निकलती है। नेल्सन नदी कहाँ से निकलती है? विनिपेग झील से। इस झील के किनारे विनिपेग शहर है जो विश्व की गेहूं मंडी के लिए विख्यात है। आगे है ग्रेट साल्ट लेक, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में ग्रेट बेसिन में स्थित अत्यधिक लवणता युक्त झील है जिसके दक्षिणी तट पर साल्ट लेक सिटी है और यह उटाह प्रांत में है। ग्रेट साल्ट लेक देखी हमने। तो अब चलिए एक दृष्टि मैप पर डाल देते हैं जिससे हमारा पूरा एक बार फिर से रिवाइज हो सके। यहाँ है अलास्का, यही अलास्का की खाड़ी होगी, यानी ये देखिए गल्फ ऑफ अलास्का इसे कहा जाएगा। फिर देख सकते हैं आप ये कनाडा हो गया, यहाँ देखिए हडसन बे यानी हडसन की खाड़ी। ये देखिए आप डेविस स्ट्रेट, ये ग्रीनलैंड है जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है। इधर है बैफिन बे यानी बैफिन की खाड़ी, यहाँ स्थित है। ये है डेविस स्ट्रेट और यहाँ है लेब्राडोर सी। यहाँ कौन सा सी है? लेब्राडोर सी। इसीलिए तो यहाँ कौन सी जलधारा कही जाएगी जो यहाँ बहती है? वो लेब्राडोर जलधारा होती है और वो कैसी है? ठंडी जलधारा है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए आप वाशिंगटन डीसी बताइए कहाँ है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है जो, उसकी राजधानी यहाँ आप देख सकते हैं वाशिंगटन डीसी। और जो ये क्षेत्र है यही सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और महत्वपूर्ण जो शहर है यही है अमेरिका के, देख सकते हैं आप, ये न्यूयॉर्क है, फिलाडेल्फिया है और ये बोस्टन सिटी है, ये सब कहाँ है? ये इसी किनारे पर स्थित है। आगे देखिए हम यहाँ थोड़ा महासागर भी देख लेते हैं। यहाँ स्थित है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यानी नॉर्थ अटलांटिक सी यहाँ है और नॉर्थ पैसिफिक सी इधर है, ये है नॉर्थ पैसिफिक सी, इसे भी याद रखिएगा। ये सैन फ्रांसिस्को आप याद रखिएगा, यहाँ है। ये नदी है जो महत्वपूर्ण नदी है, ये ग्रेट लेक्स आप देख सकते हैं, ग्रेट लेक्स। तो आपको एक बार ग्रेट लेक्स फिर से दिखाते हैं। ये है लेक मिचिगन, सबसे ऊपर देखिए, पहले लेक सुपीरियर सबसे ऊपर, उसके नीचे लेक मिचिगन, ये मिचिगन हो गई। फिर है ये लेक ह्यूरोन है, आप देख सकते हैं लेक ह्यूरोन, लेक इरी और लेक ओंटेरियो। इन 5 लेकों को अच्छे से याद कर लीजिए, यानी ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें हैं और जो ऊपर से नीचे कौन कौन सी झीलें हैं, इन्हें याद रखिएगा। अब आगे देखिए ये मेक्सिको है और इसकी सीमा पर ही जो हमारा आज का टॉपिक था, यानी स्मार्ट वॉल बनाने की बात की जा रही है। और आपको दिखाते हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको, यहाँ देखिए मेक्सिको की खाड़ी। ये है कैरिबियन सी, कौन सा सी है इधर? कैरिबियन सी यहाँ है। और आगे देखिए ये हो गया प्रशांत सी, और इनको जोड़ने के लिए ही यहाँ से एक नहर निकाली गई है। कौन सी नहर की बात है यहाँ? पनामा नहर की, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ आप क्यूबा देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने अच्छे से उत्तरी अमेरिका के बेसिक को कर लिया है। हमने इसके पर्वत देखे, इसकी झील देखी, इसके महत्वपूर्ण नगर देखे, इसके आसपास की खाड़ी और महासागर सबको रिवाइज भी कर लिया है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो क्या होगा? असहयोग आंदोलन। यानी हम असहयोग आंदोलन चर्चा में क्यों आया, यानी इसका करंट क्या है और इसका बेसिक क्या है, वो अच्छे से कवर करवाएंगे। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।